A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of the class 12th accountancy. And you know very well in the last few videos we already discussed the first chapter of class 12th accountancy, that is a financial statement of not-for-profit organization. In the last few videos we discussed about the accounting treatment of specific funds and general funds, preparation of the receipts and payment account, preparation of income and expenditure account, and the preparation of balance sheet of the not-for-profit organization. And in this video, let's be discussed and solve the practical problems related to the one of the important adjustments asked in the annual examination of the class 12th accountancy, that is an cost of material consumed. How we will find out the cost of material consumed and how we will show these items in the books of the not-for-profit organization. So basically this is a very important topic, that is an cost of material consumed. Okay, so how we will find out the cost of material consumed? Cost of material consumed find out करने के लिए we have to follow the following formats. The first one is purchase of material ड्यूरिंग द ईयर. बट बिफोर दैट हम आपको एक बड़ा सा फॉर्मेट बताते हैं. सिंपल का फॉर्मूला ये है, सिंपलेस्ट मतलब जो एक पॉपुलर फॉर्मेट जो है जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज एन कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम, तो वो है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल्स. यानी हमने अपने क्रेडिटर्स को कितना पे किया है मटेरियल परचेस करने के लिए, वो वैल्यू. उसमें हम लोग ऐड करते हैं कुछ चीजें लेस करते हैं. ऐड कौन कौन सी चीज होती है? नंबर वन, ऐड होता है आपका क्रेडिटर्स एट एंड, और सेकंड होता है एडवांस पेड एट बिगिनिंग. ये दो आइटम्स ऐड होते हैं. और लेस दो आइटम्स, जस्ट सपोज इट, दैट इज एन क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग और एडवांस एट एंड, या जिसे कह सकते हैं एडवांस क्रेडिटर्स, एडवांस पेमेंट एट बिगिनिंग. तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं एडवांस एट बिगिनिंग, और इसको कह सकते हैं एडवांस एट एंड. तो इसको आप लोग क्या करोगे? लेस करोगे. सो ये ऐड और लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है फ्रॉम द अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर मटेरियल, दिस वैल्यू विल बी नोन एज परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर. यानी आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने का मटेरियल परचेज किया ये आपने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, ये आपने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, इतना आप लोग पहले नोट डाउन करो. सो आपने क्या किया? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल्स में आपने कुछ चीजें ऐड की, कुछ चीजें लेस की. तो एट लास्ट यू विल फाइंड आउट द परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर. एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है? इसमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ऐड करोगे और माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. सो यू विल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो है इट विल बी शोन इन द अमाउंट debited to income and
एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसे आप कहाँ शो करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे, एंड दिस वैल्यू विल बी नोन एज एन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो पहले तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन करो और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। So the first question of this topic, that is the cost of material consumed, and this question will be asked in the year 2020 by the CBSE in their annual examination paper, and the question is from the given information of hospital, calculate the amount of medicine consumed during the year 2018-19। मतलब अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर मटेरियल कंज्यूम हमें फाइंड आउट करना है तो मटेरियल वर्ड ही यूज होगा, नहीं, आप उसकी जगह मेडिसिन कंज्यूम्ड या कोई भी तरह स्पेसिफिक यहाँ पर वर्ड यूज हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपको फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। ओके, और कैसे फाइंड आउट करना है, उसमें सबसे पहले लिखा है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर एंड द इंफॉर्मेशन which are given in the question, which is given in the question. Payment for purchase of medicine is 5,10,000. Creditors for medicine purchase on 1st/4/2018 is 34,000. On 31st March 2019, that is in 29,000. Stock of medicine on the opening, that is in 1st/4/2018, 86,000. And on 31st March 2019, that is in 39,000. And advance to supplier of medicine on 1st/4/2018 is 26,000. And on 31st March 2019, that is in 32,000. So how we will show these things in the format? So basically you can see that amount paid to creditor given in the question is 5,10,000. एड क्रेडिटर्स एट एंड, एंड के क्रेडिटर्स कितने हैं, 29,000, इसको आप ऐड करते हो, और आपका है एडवांस एट बिगिनिंग, बिगिनिंग का एडवांस कितना है 26,000। तो ऐड आपको कितनी चीजें करनी है, टोटल करनी है 0,0,0,1 55,000 आपको ऐड करना है। लेस क्या क्या करना है आपको, creditors at end, that is creditors at beginning is 26,000। कितना है आपका creditors 20, beginning का है 34,000, और end का है एडवांस 32,000। तो माइनस कितना करना है आपको, टोटल करना है 66,000। यानी एट लास्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 56 प्लस 66 माइनस, सो आपको 11,000 माइनस करना है यहाँ से, तो हो जाएगा 4,99,000, दैट इज एन परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। अब आप इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ऐड करोगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस करोगे, एंड इन दिस क्वेश्चन द ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज 86,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज medicine is 39,000। तो अब आपने देख लिया होगा 49 में जब आप 39 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 460, 460 में जब आप 86 ऐड करोगे तो दैट इज एन 5,46,000 and this amount is to be debited to the income and expenditure account। So देखा आपने हम लोगों ने किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी प्रॉपरली। Let's we move to the next question, which are also related to the cost of medicine consumed, cost of material consumed. And the question is, on the basis of the information given below, calculate the amount of medicine
to be debited in income and expenditure account of Good Health Hospital for the year ended 31st March 2018. Okay, so in this question you can see that we have to find out the amount debited to the income and expenditure account of Good Health Hospital. Okay, and the year is 31st March for the year ended 31st March 2018, and the information are given as follows. अब इसमें सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक ऑफ मेडिसिन as opening 1,75,750 and in the closing 144,650, and the opening creditors is 15,06,900 and the closing creditors is 18,20,700, and medicine purchased during the year is 31st March 2018 was 60,80,700. तो हम इसको कैसे शो करेंगे? सबसे पहले आप डेबिट साइड में यू नो वेरी वेल कि डेबिट में आप एक्सपेंडिचर शो करते हो और क्रेडिट में इनकम. तो इन द डेबिट साइड आप शो करोगे टू मेडिसिन कंज्यूम. अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो यहीं पे वर्किंग कर लो या फिर अलग से नीचे वर्किंग नोट में आप क्या करो, वर्किंग्स को अलग से शो करो. तो मैंने क्या किया, वर्किंग नोट को नीचे शो किया. तो इन द वर्किंग नोट क्या करना पड़ेगा हमें, इन द वर्किंग नोट में हमें इन द वर्किंग नोट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आप देखो तो परचेज इज नॉट गिवन बट पेमेंट गिवन है. पेमेंट टू क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया हम लोगों ने, 60,80,700. और उसमें हम लोग ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे, पहले ऐड करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स. तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स पहले ऐड करेंगे और माइनस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स. मैं आपको एक वे दे रहा हूं जिस हेल्प से आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. सो क्लोजिंग क्रेडिटर्स विल बी 18,20,700 जिसे ऐड करना है, और ओपनिंग है 15,06,900, इसको आप माइनस करोगे. और इसमें एडवांस तो है नहीं ना, ओपनिंग बिगनिंग का एडवांस है ना एंड का एडवांस है. तो अब ऐसा नहीं कि इसके पीछे पड़ जाओगे कि दिया नहीं है, क्वेश्चन गलत है, ये है वो है. फॉर दिस पर्पस आप क्या करोगे, सीधे सीधे जो ऐड और लेस करके आंसर आएगा उसे आप लिख दोगे परचेज ऑफ मेडिसिन. उसके बाद आप ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन और माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन. ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज 1,75,750 और माइनस में है 144,650 एंड क्लोजिंग मटेरियल स्टॉक. और ये जो आंसर आएगा इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द गुड हेल्थ लिमिटेड. देखा आपने किस तरह से सॉल्व करते हैं, कितने इजी क्वेश्चंस हैं. उसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन which is also related to the, and this question you can see that the question is, from the following information calculate the amount of medicine to be debited to the income and expenditure account of National Hospital for the year ended 31st March 2018. But in this question the opening medicine is given, closing stock is given, opening advance is given, closing advance is given, and amount paid to the creditors is given. So in this question we have to follow this format also. तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने में कुछ प्रॉब्लम होंगे. उससे पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, एंड द टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन. क्वेश्चन बहुत इजी है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है
From the following information, calculate the amount of subscription outstanding at the end. And it is also given a club has 250 member, each member paying annual subscription of rupees 1000 each. The receipts and payment account for the year ended showed a sum of rupees 2,95,000 received in subscription. So in this question, first of all, we write down the amount received as subscription. आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में, आप उसको पहले लिखते हो और उसके बाद आप क्या करते हो, देयर आफ्टर आप क्या करते हो, उसमें कई सारी चीजें ऐड और लेस करते हो. जैसे ऐड करते हो आउटस्टैंडिंग एट एंड और लेस करते हो आप आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग. उसी तरह से एडवांस एट बिगनिंग को क्या करते हो, ऐड और लेस करते हो एडवांस एट एंड को. और लास्ट में आप फाइंड आउट करते हो अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आप डेबिट करते हो कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो अमाउंट कितना रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में 2,95,000. इसे आपने यहां लिखा. और इस क्वेश्चन में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि देयर आर 250 मेंबर और हर मेंबर आपको कितना देता है 1,000 रुपीज. सो 250 मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो इट विल बी 250,000 2,50,000. एंड 295 से 250 लाने के लिए यू नो वेरी वेल कि हमें एक लंबा सफर तय करना पड़ता है. एंड दिस जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम द 295 टू 250 और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कई सारी चीजें ऐड और लेस करनी पड़ती है. और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग इज गिवन 60,000, उसको आप माइनस करोगे. उसके बाद दिया हुआ है एडवांस एट बिगिनिंग 12,000, उसको आप ऐड करोगे. और एडवांस एंड का दिया है 50,000. तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट होगा कि हाउ वी विल फाइंड आउट दी आउटस्टैंडिंग एट एंड. ये फाइंड आउट करने के लिए यू नो वेरी वेल आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस और प्रॉपर तरीके को फाइंड आउट करना पड़ेगा. कैसे निकालोगे, सिंपल सा तरीका है. 295 में 60 माइनस करोगे और 50 माइनस करो. 110 माइनस करना है 295 में, 110 माइनस करोगे तो कितना आएगा 185 और प्लस कितना करोगे 12, 197. जबकि आंसर कितना आ रहा है 250. सो उसको आप कंपेयर करो 250 से तो आ जाएगा 53,000. So answer will be a 53,000, that is an outstanding subscription at end. So please note down this solution in your copy properly, and thereafter we will move to the next type of the question. The next type of the question which are generally asked in the examination as a 2 to 3 marks, and this will be the questions related to the adjustment of outstanding and prepaid expenses. Adjustments of outstanding and prepaid expenses. Okay, and the question is very clearly given. क्वेश्चन इसको पहले समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है, और उसमें लिखा है सैलरी, पेमेंट साइड में लिखा है बाई सैलरी, और सैलरी की 1 साल की नहीं बेसिकली 3 साल की इंफॉर्मेशन गिवन है
कि हमने ड्यूरिंग द ईयर में 16-17 की सैलरी पे की, 17-18 की सैलरी पे की, 17-18-19 की सैलरी। और जो हमने रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया वो कब बनाया है? 31 मार्च 2018 को बनाया है। तो आपने सैलरी आपकी कितनी है? आपने करेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की सैलरी कितनी पे की? 20,000। करेंट ईयर की सैलरी कितनी पे की? 2,80,000। और एडवांस ईयर की कितनी सैलरी पे की? 18,000। मतलब आपने करंट ईयर में इसी साल की नहीं, 3 साल की सैलरी पे की। उसमें कुछ पैसा करंट ईयर का है, कुछ प्रीवियस ईयर का, कुछ उसके अलावा भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या है तो उसको भी देख लो पहले। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले दिया हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग on 31st March 2017 is 25,000. Salary outstanding on 31st March 2018 is 45,000. और तीसरा दिया है एडवांस सैलरी on 31st March 2017 is 10,000. ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन है इन द एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द आउटसाइड ऑफ द क्वेश्चन। अब हम लोग इसको कैसे शो करेंगे इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोनिक क्लब and with the help of the additional information prepare income and expenditure account and balance sheet. Okay, so पहले बनाते हैं income and expenditure account। कब का एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं? 31 मार्च 2018, करंट ईयर का ही बनाएंगे। तो अब आपको पता है सैलरी हम किस साइड शो करते हैं? इन द डेबिट साइड टू सैलरी। अब सैलरी टोटल हमने कितना पे किया? टोटल पे किया 280, 20 प्लस 18, टोटल इतना पे किया। लेकिन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ कौन सा एक्सपेंस दिखाना है? ओनली विच आर रिलेटेड टू द करेंट ईयर, यानी पार्ट ऑफ द टोटल सैलरी विच आर रिलेटेड टू द करेंट ईयर। तो सिर्फ हम इसमें कितना लेंगे? 2,80,000। अब इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड। अब आप खुद देखो, बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था? 25। मिला कितना है? 20। यानी कि जो आपने सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया है 31 मार्च 2018 को 45, इसमें क्या है? 40,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा और 5,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। ये मैं बार बार समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखा है ना, लिखा है एज एट ऑन, यानी जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो 31 मार्च 2018 को कितनी? 25,000। अगर सिर्फ लिखा होता सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड तो सिर्फ वो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग। बट इस 45,000 रुपए में करंट ईयर का 40,000 है, प्रीवियस ईयर का 45। क्यों? क्योंकि शुरू में था 25,000 बकाया, मिला है 20,000 रुपए, तो अभी भी 5,000 रुपए बाकी है। और इस 45,000 में 5,000 रुपए प्रीवियस ईयर का है, तो करंट ईयर का कितना होगा? 40। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3,20,000। तो आपको सैलरी डेबिट में कितना दिखाना है? 3,00,000। और उसके अलावा आपने एडवांस सैलरी भी दिया है कितना? 10,000। तो आपको पता है ये सॉरी फॉर दैट आउटस्टैंडिंग एट एंड हो गया, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग तो आपने काउंट ही नहीं किया है, और एडवांस कितना पे किया है? 10,000। तो उसको आप लोग क्या करोगे? प्लस करोगे। एडवांस एट बिगिनिंग कितना है? 10,000। तो ये हो जाएगा 3,00,000। यानी इसमें आपने आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड काउंट ही नहीं किया, इसलिए यहाँ पर उसको हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया। लेकिन आपने आउटस्टैंडिंग एंड काउंट किया है, सिर्फ उसका 40,000 लिया है जो करंट ईयर से रिलेटेड है, और जो एडवांस सैलरी है प्रीवियस ईयर में आपको इस ईयर का मिल गया था, दैट इज 10,000। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको पता ही है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें इस सब से मतलब नहीं होता है कि इस साल की बैलेंस शीट तो सिर्फ इस साल का आउटस्टैंडिंग और इसी साल का एडवांस दिखाएंगे, नहीं। हमें जब भी दिखाएंगे बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? एट एंड।
जब 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिखाएंगे, टोटल दिखाएंगे 45,000, जिसमें प्रीवियस ईयर यानी 2017-18 का कितना होगा, 2016-17 का कितना होगा 5,000, और 2000 करेंट ईयर मतलब 2017-18 का कितना होगा 40,000, टोटल कितना होगा 40,000। और प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी आपने कितना पे किया है 80,000, नेक्स्ट ईयर से ही होगा। सो you can see that how we will show the adjustments of outstanding and prepaid expense in the books of the NPO. और apart from this, अगर आपको इसी क्वेश्चन में कहें कि you have to prepare the balance sheet of the previous year, आपको previous year की balance sheet बनानी है 31 मार्च 2017 previous year की balance sheet बनानी है। तो सिचुएशन में आपको तो पता ही है क्या करते हैं हम लोग, जो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग सैलरी उसी को बस शो करेंगे और बिगिनिंग का प्रीपेड। तो आपने तीन चीजें यहां बनाई, बिगिनिंग की बैलेंस शीट, बिगिनिंग करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट और करंट ईयर की बैलेंस शीट। ओके, so please note down this solution in your copy properly. Now we are discussing the format of balance sheet of the NPO. कैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ओके, format of balance sheet of not for profit organization। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग राइट डाउन करते हैं दैट इज इन बैलेंस शीट ऑफ जिस भी एनपीओ का है, उसके बाद राइट डाउन करते हैं एज एट जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, और उसके बाद हम लोग फॉर्मेट ड्रॉप करते हैं। And you know very well, in left hand side we write down the liabilities, in this side we write down the assets। So ये फॉर्मेट बन के आपका तैयार हो गया। बट इसमें आइटम्स कैसे शो करते हैं ये भी कुछ शॉर्ट फॉर्म में हम आपको समझा दें। इन द लाइबिलिटी साइड हम लोग लिखते हैं कैपिटल फंड, और उसमें ऐड करते हैं सरप्लस, और अगर डिफिसिट होता है तो उसको क्या करते हैं माइनस, प्लस करते हैं हम लोग लाइफ मेंबरशिप फीस होती है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक। और किसी भी तरह का अदर जनरल इनकम इसमें ऐड किया। उसके बाद इधर हम लोग बात करें तो इधर हम लोग कैश एंड बैंक बैलेंसेस को लिखते हैं, और जो भी हमारी एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं एनपीओस की, उसको लिखते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखते हैं। और अगर कोई जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है तो उसको यहाँ लिखते हैं, और अगर हमने कोई जनरल फंड क्रिएट किया है तो इट विल पार्ट ऑफ द कैपिटल फंड। और अगर हमने कोई स्पेसिफिक फंड क्रिएट किया हुआ है फंड तो उसको हम लोग लायबिलिटी में लिखते हैं। उसमें से पता ही कौन कौन से आइटम्स ऐड और लेस होते हैं, और हम लोग स्पेसिफिक फंड को अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो उसको हम लोग यहाँ ऐड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पता है कि हम लोग स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, और इंडोमेंट फंड है, इट इज ऑल्सो शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द एनपीओ's बैलेंस शीट। और अगर किस तरह का लीगेसीज हैं उसे भी हम लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग एंट्रेंस फीस भी ऐड कर सकते हैं तो उसको भी हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, एंट्रेंस फीस, ठीक
है। ये कैश एंड बैंक बैलेंस क्लोजिंग होता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यू नो वेरी वेल, लास्ट में तो मैं टोटल करना ही है। इन एसेट साइड यू नो वेरी वेल, प्रीपेड सैलरी अभी हम लोगों ने दिखाया आपको, और अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो लाइबिलिटी में जाएगा। अगर हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, अगर कोई सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव नहीं किया है तो उसे हम लोग एसेट साइड में शो करते हैं। तो दिस इज एन फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द एनपीओ। ओके, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो टाइम टू टाइम अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। So in today's video, we solve a lots of the numerical as well as the practical questions related to the first chapter of class 12 accountancy. आज के लिए इतना ही। Thank you. Take care. Bye bye.